हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीचर भर्ती परीक्षा 2023 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक 5 ऑप्शन वाला आया हुआ है उसके सेट नंबर हम लोग 3 को आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको सेट नंबर 1 और 2 को पूरी डिटेल में कवर करा दिया था। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। इनका लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। आंसर अगर आप जानते हैं पहले से तो आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे। बहुत ही बढ़िया सेट है, पूरा सेट को लगाइए और अपना अपना स्कोर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत के साक्ष्य जो है ये कहाँ से मिलता है तो फ्रेंड्स ये कालीबंगा से मिलता है। कालीबंगा कहाँ है तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। हनुमानगढ़ जिले में है राजस्थान के। अच्छा, बनावली कहाँ पर है? बनावली हरियाणा में है। लोथल और रंगपुर कहाँ पर है तो फ्रेंड्स गुजरात में है। और लोथल से चावल का प्रथम साक्ष्य मिला है, इसे भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। लोथल और सुतकोटदा याद रखेंगे, ये सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर हैं। लोथल और सुतकोटदा, क्लियर? ये सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर हैं, यानी कि बंदरगाह नगर हैं लोथल और सुतकोटदा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। अशोक के द्वारा कलिंग का युद्ध जो है यह किस वर्ष लड़ा गया था तो देखिए, अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व पर कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग की राजधानी कहाँ थी उस समय तो कलिंग की राजधानी तोसली थी। तोसली पर अशोक ने अधिकार कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हमारा कि मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था। मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को कहा जाता था विविता अध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, देखिए सूत्राध्यक्ष किसको कहा जाता था। मौर्य काल में कटाई बुनाई विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसको सूत्राध्यक्ष कहा जाता था। पन्याध्यक्ष किसको कहा जाता था तो देखिए, पन्याध्यक्ष यह वाणिज्य विभाग का प्रधान होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुप्त काल में पुग किसे कहा जाता था। गुप्त काल में पुग किसे कहा जाता था। देखिए फ्रेंड्स, मैं बिहार टीचर भर्ती परीक्षा 2023 के लिए जो बीपीएससी के माध्यम से लिया जाएगा करंट अफेयर्स का हम लोग मास्टर वीडियो जो है लाने वाले हैं। चलिए, गुप्त काल में पुग किसे कहा जाता है और उस मास्टर वीडियो में केवल और केवल आपको महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। और बीपीएससी टीचर में प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं मैं प्रयास कर रहा हूं कि उनको सब्जेक्ट वाइज एक बार रिवीजन करा दूं। जैसे हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग। कैसा रहेगा बताइएगा, ठीक है। तो ये कहा जाता था न्यायालय को, किसको कहा जाता था? न्यायालय को पुग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है तो देखिए, नागानंद हर्षवर्धन की रचना है, प्रियदर्शिका भी है और रत्नावली भी है। काव्य दर्शन नहीं है। काव्य दर्शन जो है ये हर्षवर्धन की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है कि मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है। मंदसौर अभिलेख का संबंध जो है यह किस शासक से है तो मालवा नरेश यशोवर्मन से है। यशोवर्मन राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, रुद्रदामन का संबंध किससे है तो रुद्रदामन का संबंध जूनागढ़ अभिलेख से है। खारवेल का संबंध किससे है तो हाथी गुम्फा अभिलेख से है। और अस्कंद गुप्त का संदर्भ जो है संबंध जो है ये भीतरी अभिलेख से है, भीतरी अभिलेख से। चलिए, मोहम्मद गोरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था। देखिए, मोहम्मद गोरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था तो जब 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने अपना दूसरा आक्रमण भारत पर गुजरात में पाटन पर किया, तब वहाँ के शासक भीम द्वितीय ने इसे बुरी तरह से पराजित किया था। भीम द्वितीय राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में विद्रोही के प्रति दुर्बल नीति किस शासक ने अपनाई थी। फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। इतने अच्छे तरीके से मेरा प्रयास करता हूँ कि आपको बताऊँ ताकि आपको कुछ समझ में आए, आपको कुछ फ़ायदा हो सेट लगाने से। तो राइट आंसर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा का आरंभ किया। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा का आरंभ किया तो फ्रेंड्स यह अलाउद्दीन खिलजी था। सैनिकों को नगद वेतन देने, अस्थायी सेना रखने, सैनिकों का हुलिया लिखने, घोड़ा दागने, इन सब की प्रथा का शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था।
देखिए अद्वैतवाद मत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये शंकराचार्य थे। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी? तो न्याय की प्रसिद्ध जंजीर के लिए प्रसिद्ध कौन था, विख्यात कौन था? तो ये जहांगीर था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा था? दारा शिकोह कौन था? तो फ्रेंड्स यह शाहजहां का पुत्र था और शाहजहां का सबसे योग्य पुत्र था। ठीक है, दारा शिकोह ने ही, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, दारा शिकोह ने ही उपनिषदों का सिर ए अकबर के नाम से फारसी में अनुवाद करवाया था। सिर ए अकबर के नाम से, क्लियर है? लघु अकबर इसको कहा है लेनपुल ने। किसके कहा है? लेनपुल ने कहा है। चलिए अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था? तो ये सिखों के कौन से गुरु थे? गुरु हरगोविंद थे। गुरु हरगोविंद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर के किस शासक के काल में अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी? अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। तो फ्रेंड्स ये क्या था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, निकोलो कोंटी कौन था? निकोलो कोंटी इटाली का यात्री था, इटावली यात्री था, वो देवराय प्रथम के समय में आया था। एक नूनिज था। नूनिज किसके समय में आया था? तो नूनिज आया था अच्युत देव राय के समय में। बारबोसा और डोमिंग पायस आए थे कृष्णदेव राय के समय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था 1760 में। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट कर रहा था। अगला प्रश्न है हमारा कि अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? तो उस समय मुगल बादशाह जो था ये मोहम्मद शाह रंगीला था। मोहम्मद शाह रंगीला राइट आंसर हो जाएगा। पलासी का युद्ध जो है कब हुआ था? पलासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को हुआ था। किसके किसके बीच? तो नवाब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब और अंग्रेजी सेना के मध्य हुआ था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। इसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई, अंग्रेज जीत गए थे। 1757 आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 23 जून 1757 डेट सहित याद रखिएगा। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। तो देखिए अहमदुल्ला यहाँ पर दिया गया है। लियाकत अली ने कहाँ से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का? ये भी ध्यान रखेंगे, इलाहाबाद से किया था। बिहार से वीर कुंवर सिंह ने किया था। किस इतिहासकार ने बंगाल के 1765 ईस्वी से लेकर के 1772 ईस्वी के मध्य कालखंड को डाकू राज्य की संज्ञा दी थी? डाकू राज्य की संज्ञा किसने दिया है? तो ये दिया है के.एम. पनिकर ने। के.एम. पनिकर राइट आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक, तो इसको लिखा है आर.सी. दत्त ने, यानी कि रमेश चंद्र दत्त ने, आर.सी. दत्त ने। याद रखेंगे, कहीं कहीं आर.सी. दत्त देगा, आर.सी. दत्त। ठीक है, इस तरह से तो याद रखेंगे रमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था? किस अधिनियम के माध्यम से? तो ये कौन सा अधिनियम था? 1813 का अधिनियम था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए 1800, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1814-15 में। ठीक है, 1814-15 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किया था और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज का भी स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन था? अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो सर सैयद अहमद खां थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? पागलपंथी विद्रोह जो हुआ था ये करम शाह के नेतृत्व में हुआ था। करम शाह की मृत्यु के बाद इनका पुत्र टीपू इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये भी ध्यान रखेंगे, करम शाह राइट आंसर हो जाएगा। सन 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया था लॉर्ड रिपन के समय में। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी भारत में कहा जाता है। रिपन ऑप्शन में नहीं है तो उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर होगा। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान जो है किस रचना का प्रकाशन किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान इन्होंने इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया गया था? प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया गया था किसके द्वारा? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा।
अगला प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था। किसने किया था? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था। गलती से जो बम फेंके थे इन्होंने, यह केनेडी की गाड़ी पर जाके गिरा था। और देखिए इसमें खुदीराम बोस को फांसी हुई थी और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सैयद हैदर रजा ने किया था। उसके बाद किस उदारवादी नेता को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? इसमें सिर्फ द ग्रैंड ओल्ड मैन लिखा है, तो दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? सबसे बाद में इसमें से कौन सी घटना घटित हुई थी बताएंगे। असहयोग आंदोलन 1920 में, ठीक है। चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ 1920। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में और चंपारण सत्याग्रह 1917 में। तो देखिए सबसे बाद की घटना स्वराज पार्टी का गठन है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किसने अपनी सर की उपाधि को त्याग दिया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। कब? तो 13 अप्रैल 1919 को। डेट सहित आपको याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। सर की उपाधि त्याग दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? प्रथम जन आंदोलन पूछा गया है, तो इसमें से असहयोग आंदोलन पहला जन आंदोलन था। 1917 का चंपारण सत्याग्रह जन आंदोलन नहीं था। ध्यान रखेंगे एक प्रथा थी, तिनकठिया प्रथा, उसको समाप्त करने के लिए गांधी जी ने चलाया था चंपारण सत्याग्रह। जन आंदोलन पूछेगा तो असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? साइमन कमीशन आपको याद है, इसको व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? लॉर्ड इरविन के जो है सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? स्टार्ट हुआ था 1939 में, चला था 1945 तक। निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा है? तो देखिए कम्युनल अवार्ड, संबंधित घटनाक्रम जो है, और एक तरफ गवर्नर जनरल। कम्युनल अवार्ड की घोषणा जो है सांप्रदायिक पंचायत की रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। और उस समय जो है वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय जो था ये वेलिंगटन था, रिपन नहीं था, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया, पूछा है सुमेलित नहीं है, तो एक तो ये गलत हो गया। लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव सही है, डलहौजी व्यापगत का सिद्धांत सही है, चेम्सफोर्ड द्वैध शासन सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिए झंडा गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो झंडा गीत को लिखा है श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। ऑप्शन में नहीं है तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन डीएनए आधारित वैक्सीन है? डीएनए आधारित वैक्सीन जो है ये जाइकोव डी है। कौन सा है? जाइकोव डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है कौन सा संगठन? तो ये नाफेड करता है। नाफेड का फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है ये प्रकाशित किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना था? शुरुआत 2001 में हुई थी इसकी सर्व शिक्षा अभियान की। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। चलो उसके बाद देखिएगा कि वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं क्या कहलाते हैं? तो उनको कौन सा उद्योग कहा जाता है? खनिज आधारित उद्योग कहा जाता है। निम्नलिखित कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? गरीब का मित्र इसमें से कहा जाता है आलू को। किसको कहा जाता है? आलू को गरीबों का मित्र कहा जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु। एक मिनट रुक जाइए, नई दिल्ली में है। नई दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको कि अंग्रेजी में सार्क कहा जाता है और हिंदी में इसको दक्षिस कहा जाएगा, इसका स्थापना कब हुआ था? देखिए सार्क की स्थापना जो है 1985 में हुआ था बांग्लादेश के ढाका में। हेडक्वार्टर इसका काठमांडू में है, नेपाल की राजधानी है।
इसमें 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? तो अपना प्यारा भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, मालदीव है, नेपाल है, भूटान है और श्रीलंका है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। देखिए मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच में है, सही है। मैनरहीम रेखा रूस फिनलैंड के बीच, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में, मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। फ्रांस और स्पेन का नहीं, फ्रांस और जर्मनी के बीच में है मैगिनोट रेखा। ठीक है, तो इसमें सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। तो ये 21 राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, 21 द्वीपों का नाम। अगला प्रश्न है कि दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है। पहली है दुनिया की तरल हाइड्रोजन संचालित नौका, इसका नाम है MF हाइड्रा। MF हाइड्रा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने 12 वर्ष पुराने उपग्रह मेधा ट्रॉपिक्स को किस महासागर में गिराया है। तो ये प्रशांत महासागर में गिराया है मेघा ट्रॉपिक्स को। चलिए उसके बाद देखिए सितविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो सितविनी राबुका जो है ये फिजी के प्रधानमंत्री बने। फिजी की राजधानी याद रखिएगा सुआ है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का विजेता पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच ने जीता है और महिला वर्ग में आर्याना सबलेंका ने जीता है। किसने? आर्याना सबलेंका। इन्होंने महिला एकल का खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन का जीता है 2023 में। उसके बाद देखिए हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है। तो कृत्रिम हृदय IIT कानपुर। ठीक है, हृदय अंग है और कान भी अंग ही है शरीर का, तो इस तरह से रिलेट करके याद रखेंगे, कृत्रिम हृदय कानपुर। चलिए अगला प्रश्न, किस वर्ष तक भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो भारत किया है कब तक? 2047 तक। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए मृदु उत्तक एक प्रकार का कौन सा उत्तक है। मृदु उत्तक जो है एक प्रकार का सरल उत्तक है। सरल उत्तक राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें और यहाँ से राइट आंसर नीचे से चुन करके आपको बताना है, यहाँ नीचे से राइट आंसर बताना है। कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है, बताएंगे कौन सा कथन सही। बिल्कुल ये सही दिया गया है। मशरूम ब्रायोफोटा के अंतर्गत आता है, गलत है। शैवाल सामान्य पौधा है, ये भी गलत दिया गया है। थैलोफाइट वर्ग के पौधे का शरीर जड़ तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं रहता है, ये सही है। तो 1 और 4 जो है सही दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पर है, बी में है। अगला प्रश्न हमारा कि संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग कौन सा है। तो यह रोग जो है कौन सा, इसमें से संक्रमित पेयजल से हेपेटाइटिस है। उसके बाद देखिए दुधारू पशुओं का रोग जो है एंथ्रेक्स रोग, ये किसके कारण से होता है। तो एंथ्रेक्स होता है जीवाणु के कारण से, बैक्टीरिया के कारण से। रसांकुर पाया जाता है किसमें, आमाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या मुख में। रसांकुर पाया जाता है छोटी आंत में। किसमें पाया जाता है? रसांकुर छोटी आंत में पाया जाता है। छोटी आंत राइट आंसर हो जाएगा। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। एक अवायवीय है और एक वायवीय श्वसन है। देखिए वायवीय श्वसन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और अवायवीय श्वसन जो है ये होता है कोशिका द्रव्य में। ठीक है, ये कहाँ पर होता है, ये कोशिका द्रव्य में होता है और वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देखिए जब फाइब्रिनोजन, देखिए फाइब्रिनोजन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है और यह रक्त की थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है, और विटामिन के जो है यह भी रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, लेकिन विटामिन पूछेगा तो विटामिन के होगा और प्रोटीन पूछेगा जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, ये फाइब्रिनोजन है। क्लियर। और हिपैरिन जो है, हिपैरिन भी एक प्रकार का प्रोटीन है, शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनने देता है, शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनने देता है हिपैरिन। चलिए प्लाज्मा से अलग अगर हो जाता है तो फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है सीरम। ठीक है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन महिला सेक्स हार्मोन है और यह अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। तो देखिए इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, अंडाशय नहीं है ऑप्शन में। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग से बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा क्या बनता है। तो ये जाइगोट बनता है। ठीक है, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है। मूल भौतिक राशि ये 7 हैं। ठीक है, 7 मूल भौतिक राशि हैं। कौन सा कथन इसमें से असत्य दिया गया है। असत्य कौन सा कथन दिया गया है। दूरी में केवल परिणाम होता है, ये सत्य दिया गया है। ठीक है, दूरी में केवल जो है परिणाम दिया गया है, ये तो सत्य दिया गया है।
विस्थापन एक अदिश राशि है, गलत है। विस्थापन एक सदिश राशि है, ठीक है। विस्थापन की दर को त्वरण कहते हैं, ये भी गलत है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समय एक सदिश राशि है, सही है। कौन सा असत्य है इसमें से? तो असत्य जो है ये आपका हो जाएगा बी और सी, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यदि किसी वस्तु में बल लगाने से उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है तो वह बल कहलाता है। वह बल कौन सा बल कहलाएगा? तो वह बल संतुलित बल कहलाता है। संतुलित बल राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई वस्तु किसी द्रव में डूब जाती है तो कौन सा कथन सत्य होगा? डूब जाएगी इसका मतलब क्या है कि वस्तु का भार जो है उत्प्लावन बल से ज़्यादा है, इसीलिए यह डूब गई है। तो वस्तु का भार उत्प्लावक बल से अधिक है, इसीलिए डूब जाएगी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है सघन से विरल माध्यम में। सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन से विरल माध्यम में, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होगा? जिसका तरंग दर सबसे ज़्यादा होता है वो सबसे कम विचलित होता है, यानी कि लाल का तरंग दर सबसे ज़्यादा है या सबसे कम विचलित होगा। बैगनी का तरंग दर सबसे कम है और बैगनी का विचलन सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ ज़्यादा विचलित पूछता तो बैगनी होता। चलो उसके बाद देखिए, चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लंबाई बढ़ाने पर ऑब्वियसली प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बॉयल्स तथा चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? बॉयल्स तथा चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप से कहा जाता है गैस समीकरण, गैस इक्वेशन कहा जाता है। समुद्र के जल से नमक को किस विधि द्वारा निकाला जाता है? तो समुद्र के जल से नमक को वाष्पीकरण की विधि के द्वारा निकाला जाता है। एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? अब यहाँ पर देखेंगे इसका फॉर्मूला होता है एक्वारेजिया का HNO3 + 3HCl। एक्वारेजिया में सोना को घोला जाता है, आपको पता है, ठीक है। सोना को घोला जाता है एक्वारेजिया में ही। अब इसमें करें कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात तो 3 है और नाइट्रिक अम्ल का यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 3:1 हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए, विद्युत का सुचालक अधातु, अधातु है बट विद्युत का सुचालक है, ये ग्रेफाइट ही है। चलिए, कार्बन का प्रूफ है ग्रेफाइट। एक द्रव अधातु कौन सा है? तो ये ब्रोमीन है। पिच ब्लेंड निम्न में से किस धातु का अयस्क है? पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है। रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? तो हेनरी बैकरल ने किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से संगृहीत किया गया है? तो संयुक्त बैठक लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची का विचार भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसको शपथ जो है उस राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ये 73वां संविधान संशोधन है, ठीक है, याद रखेंगे। संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट जो है ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत करनी होती है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई? भारत में प्रांतों को स्वायत्तता किस अधिनियम के द्वारा जो है ये प्रदान की गई थी? तो करेक्ट आंसर इसका 1935 का भारत सरकार अधिनियम है, ठीक है। खाली स्थान दिया गया है का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। तो ये कौन सा क्षेत्राधिकार है? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक कौन है? तो अंतिम व्यवस्थापक सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं? तो ये गवर्नमेंट के होते हैं, सरकार के, राज्य के नियंत्रण में होते हैं। चलिए, महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया? हेरोल्ड डोमर मॉडल, एक हेरोल्ड डोमर मॉडल है, ठीक है, और एक महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस दूसरी पंचवर्षीय योजना और हेरोल्ड डोमर पहली पंचवर्षीय योजना। चलो उसके बाद देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या अगर प्रतिशत पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? 15.24%।
चलिए उसके बाद देखिए प्रति हेक्टेयर, ध्यान दीजिएगा, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से पंजाब में होता है। वैसे अगर पूछता सबसे अधिक चावल का उत्पादन तो पश्चिम बंगाल में होता है। प्रति हेक्टेयर लगा देगा तो पंजाब हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। बांधवगढ़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। दम्फा कहाँ पर है? मिजोरम में है। रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में है। मिला लेंगे इसको, 3 4 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किन क्षेत्रों में होती है? तो ये मेघालय में होती है, हिमालयी क्षेत्र मेघालय, पश्चिमी घाट में। ठीक है, मौसिन राम में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, आपको याद भी है। रिंग ऑफ फायर से क्या अभिप्राय है? रिंग ऑफ फायर, तो ये प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है, रिंग ऑफ फायर। भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर के गुजरती है? भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर के गुजरती है, 13 देशों से, यहाँ 13 देश हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है? तो इसमें से सभी ठंडी जलधारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो इसमें से इराक कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता, बाकी अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रसिया ये सब बनाते हैं। निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है? बिहार का जिला जो पश्चिम बंगाल से सटते हैं ये 3 जिले हैं, कौन कौन से? पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज है। सबसे कम पूर्णिया राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पायराइट पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक पायराइट बिहार में पाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? तो सर्वाधिक गोपालगंज में है, न्यूनतम जो है ये मुंगेर में है। ठीक है, चलिए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए सबसे बड़ा राजमार्ग पूछेगा तो NH44 होगा। यहाँ पर जलमार्ग पूछा गया है, बताएंगे इसका आंसर आप कमेंट करके। अपना स्कोर भी बताइए कि इन 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही सही दिया है। ठीक है, शून्य रेखा कहलाती है, तो ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा कहलाती है। वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स और इसको शेयर कर दीजिएगा।